हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज पार्ट 2 लेके हैं मेरे दोस्त, क्योंकि पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में हम लोग एमसीक्यू है स्टार्ट किए हैं क्लास 12 के लिए। जैकबोर्ड वीवीआई एमसीक्यू है, ठीक है। सबको लिख के आप लोग को याद करना होगा। चैप्टर फिनिश हो गया तो चैप्टर के बाद हम लोग को एमसीक्यू पढ़ना होता है, क्योंकि हम लोग का टर्म 1 में केवल ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। तो टेबल डायग्राम उतना ग्राफ समझना नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव वाले को याद रखना है कि किसके बराबर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन थ्योरी दिए थे, कौन फार्मूला होता है, कौन रिलेशन होता है, तो यही सब याद रखना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 को देखते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई भी दिक्कत होगा तो मैसेज करिए, फ़ोन करिए, पूछिए जो भी दिक्कत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देख चुके थे, याद होगा शायद 32 33 तक देख चुके थे। 32 हो गया था, 33 भी हो गया था। 34 में बोले थे कि इनडायरेक्ट जगह क्या था। चलिए ठीक है, 34 35 स्टार्ट करेंगे। 34 से स्टार्ट करते हैं ना। चलिए ठीक है, एक सेकेंड वीडियो चल रहा है, सब कुछ ठीक है, रेडी है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। 34 हो गया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि फॉर द नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्या होगा, नॉर्मल गुड्स के लिए इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखा था ना, जिसको हम इन्वर्स बोले थे, ठीक है ना। क्योंकि दाम बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो उसका डिमांड घटेंगे, ठीक है ना। किसका, नॉर्मल गुड्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट दिया, चलिए ठीक ही है, लेकिन होना चाहिए था क्या, इन्वर्स। चलिए 35 देखते हैं। 35, ओहो चलिए आंसर छिपा करना, फिर भी 35 भी हो गया था, लेकिन फिर भी चलिए क्या बोल रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द फेल इन डिमांड। डिमांड घटने का क्या क्या रीजन हो सकते हैं। इनकम हमारा कम होगा तो फिर भी डिमांड कम करेंगे। फेल इन द नंबर ऑफ बायर्स कम जाएंगे तो डिमांड का कम होगा। फेल इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस घट जाएगा तो भी कम है, तो ऑल ऑफ दीज होंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए ऑल ऑफ दीजिए। 36 देखिए क्या बोल रहा है। 36 क्या बोल रहा है, विद द राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी का प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड, टी का डिमांड क्या होता है, वी है। टी का मारिए तो इसको वी है कि पक्का आएगा तो आएगा, वो नहीं आएगा तो बोलिए कि भैया नहीं आया था। हर एक एग्जामिनेशन में आता है, सब्जेक्टिव रहे ऑब्जेक्टिव रहे, ठीक है। पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले देखेंगे जो दोनों यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, तो दोनों प्रोडक्ट कौन से गुड हैं, सब्स्टिट्यूट गुड है या फिर कम्प्लीमेंट्री गुड है। तो मैंने बताया हम, जब सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। एक का डिमांड बढ़ेगा, दूसरा का प्राइस भी बढ़ जाएगा। एक का डिमांड घटेगा, दूसरा का प्राइस भी घट जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है ना। बढ़ा तो बढ़ा, घटा तो घटा। लेकिन कंप्लीमेंट्री गुड्स में इन्वर्स रिलेशन होती है। एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरा का डिमांड घट जाएगा, एक का प्राइस घटा दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा, इन्वर्स रिलेशन। लेकिन जब डायरेक्ट रिलेशन होते हैं तो कौन से गुड, सब्स्टिट्यूट गुड। आपको पकड़ना होगा सब्स्टिट्यूट है या फिर कंप्लीमेंट्री है। सब्स्टिट्यूट हो गए तो अगर प्राइस राइज किए हैं तो सब्स्टिट्यूट का यहाँ पे डिमांड भी राइज कर जाएंगे। प्राइस अगर घटे हैं तो इसका डिमांड भी घट जाएंगे सब्स्टिट्यूट में, ठीक है। सेम डायरेक्शन में दोनों का होता है, लेकिन कंप्लीमेंट्री में इन्वर्स होता है। यहाँ पर राइज की है ना, तो इसका डिमांड में क्या होंगे, फैल होंगे, ठीक है। तो इतना तो बात को समझ गए। तो चलिए अब बताइए, टी एंड कॉफ़ी क्या है। टी एंड कॉफ़ी कंप्लीमेंट्री गुड है या सब्स्टिट्यूट गुड है। तो कैसे पहचानेंगे कंप्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट, बताया था चैप्टर पढ़ाते वक्त कि सब्स्टिट्यूट गुड यानी कि उसके स्थान पर दूसरा का यूज कर सकते हैं। तो टी के स्थान पर हम कॉफ़ी यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट हो गया। और कंप्लीमेंट्री जो कि साथ में यूज किया जा सकता है, जैसे कि टूथपेस्ट और ब्रश, ठीक है ना। सॉक्स एंड शूज, कार एंड पेट्रोल, तो जिसको साथ में यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री गुड। और कंप्लीमेंट्री गुड में इन्वर्स रिलेशन होता है। एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरा का डिमांड घट जाता है, एक का डिमांड बढ़ता है दूसरा का प्राइस घट जाता है, मतलब प्राइस पे जो भी होता है। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन। देखिए टी एंड कॉफ़ी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है। ये सब्स्टिट्यूट में हम क्या बोले कि डायरेक्ट रिलेशन, एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा। कैसे, मान लीजिए इसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है, राइज कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, तो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो इसका डिमांड घट जाएगा, कोई नहीं लेगा। लेकिन प्राइस इसका क्या होंगे, डिमांड बढ़ जाएंगे, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो कोई नहीं खरीदेगा। इसका प्राइस बढ़ गया तो लोग इधर भागेंगे, इसका डिमांड बढ़ाएंगे। इसका प्राइस बढ़ रहा है लेकिन डिमांड इसका बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन, दोनों ग्रोथ कर रहे हैं, इसीलिए दोनों क्या होगा, यहाँ पे दोनों का राइज है। इसका देखिए राइज है तो इसका भी राइज है। आंसर में राइज होना चाहिए, देख लेते हैं, राइज है, ठीक है। तो हमेशा आते हैं, कार पेट्रोल देगा, टी कॉफ़ी दे देगा, कोई भी ब्रश टूथपेस्ट या फिर सॉक्स कुछ भी करके दे सकता है। सब्स्टिट्यूट देगा या फिर कंप्लीमेंट्री देगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स देते हैं तो उसमें डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है ना, और डायरेक्ट रिलेशन, और अगर कंप्लीमेंट्री गुड तो इन्वर्स रिलेशन, ठीक है ना। चलिए 37 देख लेते हैं। 37 देख लेते हैं, एक सेकंड कहाँ चला गया। चलिए ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। पढ़िए क्या बोल रहा है, द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स। देखिए कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, दो होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन, एक चीज़ हो गया। एक होता है क्या, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज और डिक्रीज कब होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन कब होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन तब होते हैं ना जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड,
जब प्राइस में चेंज होते हैं उसके उसके अकॉर्डिंग अगर चेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में। और अदर फैक्टर का मतलब कारण डिमांड चेंज होता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस में होते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन एंड क्या बोलते हैं एक्सटेंशन। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन होते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि प्राइस के ऊपर होता है। ठीक है, तो प्राइस के चेंजिंग के अनुसार यहाँ पे देखा जाता है। तो बताइए कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स व्हेन, कॉन्ट्रैक्शन कब होंगे, डिमांड कब घटेंगे, जब प्राइस राइजेस डिमांड फैल। प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेंगे, तो ठीक है प्राइस से बात हो रहा है तो करेक्ट है। प्राइस राइजेस डिमांड ऑल्सो राइजेस, ऐसा तो होता नहीं है। प्राइस राइजेस यहाँ पे प्राइस से बात कर रहा है ना, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, उसी में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं। देखिए प्राइस रिमेंस स्टेबल, डिमांड ऐसा होगा नहीं। प्राइस फैल तो डिमांड भी रिमेंस स्टेबल, ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट यानी कि करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं करेक्ट होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 38 देखिए क्या बोल रहा है, विच रीजन फॉर चेंज इन डिमांड। देखिए चेंज इन डिमांड बोल दिया, यानी कि प्राइस यहाँ पे नहीं होंगे, अदर फैक्टर होंगे। चेंज इन कंज्यूमर इनकम, चलिए ठीक है प्राइस नहीं है। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये भी सही है। पॉपुलेशन इंक्रीज, ये भी सही है, यानी कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होंगे। यानी कि प्राइस पे चेंजिंग नहीं ना है, अदर फैक्टर के अनुसार है, तो यहाँ पे कौन होंगे, ऑल ऑफ दीज होंगे, सब अदर फैक्टर ऑल ऑफ दीज। चलिए ठीक है 39 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फॉर ए चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड, इसमें से कौन सा ऐसा चेंज होगा जिसमें डिमांड पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंजिंग होगा तो डिमांड में चेंजिंग होगा ही होगा। चेंज इन इनकम, इनकम में चेंजिंग होगा तो डिमांड में चेंज होगा ही होगा। चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, तो इसमें भी चेंज होगा। नॉन ऑफ दीज, तो नॉन ऑफ दीज होना चाहिए, आंसर नॉन ऑफ दीज है। चलिए ठीक है, अब 40 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, देख लीजिए इसको भी। विथ ए राइज इन द प्राइस, प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है। तो डिमांड फॉर द गिफन गुड्स, तो गिफन गुड्स के लिए क्या हो, तो गिफन गुड बोला था कि नॉर्मल गुड्स और क्या बोलते हैं कि इन्फेरियर, उसको क्या बोलते हैं जो लो क्वालिटी का होता है, एक तो नॉर्मल गुड्स जिसको सुपेरियर गुड बोलते हैं, हाँ एक इन्फेरियर और नॉर्मल के बीच में आता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स में आप ब्रेड को ले सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है ना। ब्रेड अमेरिका का मार्केट में ऐसा देखा गया था ना कि ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे हैं ना, तो डिमांड उसका बढ़ रहे हैं, घटना चाहिए था ना, तो ऐसा इसीलिए इसको गिफन गुड्स बीच में कहा जाता है। तो इसको में डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, तो प्राइस अगर बढ़ रहे हैं, प्राइस राइज कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे इसका इंक्रीज करेगा डिमांड भी गिफन गुड्स का, तो इंक्रीज होना चाहिए। चलिए ठीक है इंक्रीज है, ठीक है समझ के पढ़िएगा ना तो याद हो जाते हैं क्या गिफन गुड है तो इसमें तो राइज करेगा। तो ऐसा रटिएगा ना इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं समझ भूला जाएगा, यानी कि कैसे याद करना, समझ समझ के पढ़ते चलना, याद करते चलना, ठीक है। चलिए द हाई स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड इज, तो नॉर्मल गुड क्या होंगे, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, अनडिफाइंड होगा। हाई स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व तो होना चाहिए शायद, एक सेकंड कन्फ्यूजन है इसमें, तो डाउनलोड होता है ना, लेकिन पॉजिटिव देखते हैं, एक सेकंड इसमें कन्फ्यूजन हमको, निगेटिव डाउनलोड होता है, निगेटिव होना चाहिए, थोड़ा सा रुकिए थोड़ा सा, ठीक है डाउनलोड है तो निगेटिव हो गया, देखिए डाउनलोड है ना तो निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना, उल्टा रिलेशन दिखाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घट जाते हैं, तो नॉर्मल गुड्स के लिए वही ना होता है। चलिए ठीक है डायरेक्ट, यानी कि क्या बोलते हैं इसमें निगेटिव हो गया, चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो उसको देख लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, रीड करिए। बोल रहा है कि विथ इंक्रीज इन द, इसको कह रहा है कि विथ इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेज द कंजप्शन ऑफ ए विच गुड्स, कौन गुड्स का इसमें मेरा इनकम बढ़ा लेकिन उसका कंजप्शन कम कर दूंगा, वैसा कौन गुड्स होंगे बताइए। इन्फेरियर गुड्स घटिया वस्तु, नॉर्मल गुड्स साधारण वस्तु, गिफन गुड्स, या फिर बोथ ए एंड बी। यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरा इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, इनकम क्या हो रहा है, इनकम हमको एक सेकंड इंक्रीज कर रहा है, इनकम इंक्रीज कर रहा है, मैं उसका कंजप्शन क्या कम करूँगा, तो यहाँ पे इन्फेरियर गुड होना चाहिए, क्योंकि इन्फेरियर गुड यानी कि घटिया वस्तु है, तो घटिया वस्तु है तो मेरा इनकम बढ़ा तो मैं नॉर्मल गुड ना लूँगा, तो इसका कंजप्शन कम करूँगा, यानी कि इन्फेरियर होंगे। चलिए गिफन गुड्स का बात करते हैं, इनकम मेरा राइज किया तो गिफन गुड्स का कंजप्शन क्या करेंगे, राइज करेंगे, तो यहाँ पर डिक्रीज, यहाँ पर इन्फेरियर होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा, गिफन गुड्स, एक सेकेंड, गिफन गुड्स इसमें भी तो कन्फ्यूजन है। देखिए गिफन गुड भी आ सकता है, कैसे, गिफन गुड क्या बोले हैं कि नॉर्मल गुड और इन्फेरियर गुड के बीच में आता है, तो मेरा इनकम बढ़ गया तो मैं इसको अब गिफन गुड नहीं खरीदूंगा, मैं अच्छा नॉर्मल गुड खरीदूंगा, तो यहाँ पे इन्फेरियर भी होना चाहिए, गिफन भी होना चाहिए। तो ऑप्शन में हमको ए और क्या होना चाहिए, ए और सी होना चाहिए, तो यहाँ पे ए और बी दिया है, ए बी नहीं होता, ए और सी होंगे, या फिर हम गिफन रखते हैं तो गिफन रख लीजिए, क्योंकि गिफन को एक्सेप्शन में था ना, इन्फेरियर पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, इन्फेरियर गुड से, इन्फेरियर घटिया वस्तु में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं तभी ना उसका यूज़ कर रहा हूँ, तो इनकम बढ़ा तो उसका कंजप्शन कम कर दूंगा, अच्छा गुड्स को यूज़ करूँगा, इन्फेरियर गुड्स भी होते हैं, लेकिन गिफन गुड्स एक्सेप्शन में आता ना, एक्सेप्शन में आता है, इसलिए इसी को सब याद रखते हैं। तो एग्जामिनेशन में आप गिफन गुड्स को मारिए रखिए, क्योंकि गिफन गुड्स अलग से एक्सेप्शन में आ जाता है ना, लॉ ऑफ एक्सेप्शन यहाँ पे काम नहीं करते हैं। वैसे अगर ला के बात करें तो मेरे इनकम जब बढ़ रहे हैं, इनकम मेरे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होंगे, डिमांड हम बढ़ाएंगे,
डिमांड बढ़ाएंगे ना तो गिवन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स का घटा देते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ तो अच्छे वस्तु का या नॉर्मल गुड्स का हम लोग डिमांड करते हैं। गिवन इन्फीरियर सबको घटाते हैं, लेकिन दोनों में एग्जामिनेशन में टिक किसको मारेंगे तो गिवन को टिक मार दीजिएगा, इन्फीरियर के बारे में कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। लेकिन इन्फीरियर हम लोग बहुत पहले ही छोड़ देते हैं, बहुत पहले छोड़ देते हैं, यानी गिवन का यूज़ कर रहे थे तो अब पैसा आ गया तो गिवन से अच्छा नॉर्मल को यूज़ करने लगेंगे, ठीक है ना। टिक मारिएगा गिवन को, चलिए ठीक है। यहाँ पर समझते हैं डायग्राम को क्या बोल रहा है। द डिमांड कर्व ऑफ ए गुड्स शिफ्ट फ्रॉम डी टू डी, यानी कि डी से डी शिफ्ट हो गया डिमांड का, तो कौन से गुड होंगे देखिए। फैल इन द प्राइस ऑफ गुड्स, क्या उसके जो भी गुड्स है उस गुड्स का प्राइस में कमी आया उसके कारण। राइज इन द प्राइस ऑफ ए गुड्स, या गुड्स का प्राइस बढ़ गया उसके कारण। तो अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड घटना चाहिए, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। फैल इन द प्राइस ऑफ ए गुड्स, प्राइस घटते हैं, ठीक है, प्राइस अगर घटते हैं तो डिमांड बढ़ जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, अगर सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड क्या करेंगे, बढ़ाना होगा। एक सेकेंड, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, अगर सब्सिट्यूट गुड्स ई गुड्स का बात नहीं करें, सब्सिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ते हैं तो इसका क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर सब्सिट्यूट का प्राइस बढ़ते हैं तो इसका डिमांड बढ़ जाएंगे, डायरेक्ट रिलेशन है, ये भी सही है। चलिए, राइज इन द प्राइस ऑफ ए कम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ पर राइज इन द प्राइस तो ऐसा होगा नहीं, कम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ता है तो इसका घटना चाहिए, तो डिमांड नीचे होना चाहिए, यहाँ पर बढ़ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सी और ए में कन्फ्यूजन है। फैल इन द प्राइस ऑफ गुड्स, अगर प्राइस घट, देख सकें प्राइस घटते लेकिन डिमांड में तो नहीं दिखा रहा प्राइस, प्राइस तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट दिखा, देखे प्राइस तो कॉन्स्टेंट है, प्राइस तो घटा नहीं, प्राइस तो यहाँ आया नहीं है, ठीक है ना। प्राइस घटा तो डिमांड यहाँ से यहाँ आ जाता, लेकिन प्राइस तो कॉन्स्टेंट है, प्राइस कॉन्स्टेंट है, यानी कि यही राइज किया, यानी कि यहाँ पे कौन सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे, ठीक है। प्राइस कॉन्स्टेंट है, यानी कि राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया, इसलिए मैं अपने गुड्स का इसका डिमांड बढ़ा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, चलिए करेक्ट है, सही है। 44 देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, क्या होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ एंड बी नॉन ऑफ दी। तो इलास्टिसिटी में दिखाता है कितना बढ़ा और कितना घटा, क्वांटिटी के रूप में दिखाता है ना, एक से ज़्यादा एक से कम ऐसे करके, तो क्वांटिटी के रूप में दिखाता है, तो क्वांटिटी यहाँ पे कौन है दिखेगा। डिमांड क्या होता है, डिमांड क्वालिटेटिव होता है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे, चलिए ठीक है। 45 कहाँ चला गया सारा ऑप्शन वगैरह, चलिए ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ने तो ऑप्शन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने के लिए कौन से यहाँ पे फार्मूला का यूज किया जाएगा, बताइए, 4 फार्मूला रहना चाहिए। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोपोर्शन चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, प्रोपोर्शनेट इन प्राइस डिमांड, चेंज इन डिमांड, ऐसा नॉन ऑफ दी। तो देखिए प्राइस डाउन नीचे होना चाहिए, ठीक है ना, प्राइस बेस में रहता है, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। प्राइस कभी ऊपर नहीं होता, प्राइस को बेस में रख कर उसको देखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। कहाँ चला गया, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए ठीक है 46, ठीक है, पढ़िए। फॉर द गिवन गुड्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसमें क्या हो, गिवन गुड्स का तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। गिवन गुड्स में क्या हो, यानी कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड उसके बढ़ जाते हैं, तो यानी कि एक सेकंड गिवन गुड्स का देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। पॉजिटिव होते, चलिए ठीक है, गिवन गुड्स का पॉजिटिव होते हैं क्योंकि एक्सेप्शन होते हैं, और सब गुड्स का नेगेटिव होंगे, प्राइस बढ़ेंगे डिमांड घट जाएंगे, ठीक है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहाँ पे कम होंगे प्राइस के अनुसार, लेकिन इस पर पॉजिटिव होते हैं, किसमें, गिवन गुड्स में। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, गिवन गुड्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है और सबका नेगेटिव रहता है, चलिए ठीक है। फॉर द फॉलोइंग फिगर, प्राइस देखिए कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, तो क्या होंगे यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है 47 के लिए, क्या होंगे, तो देखिए प्राइस तो आपका कॉन्स्टेंट है, प्राइस यानी कि 0 है, तो चेंज इन प्राइस नीचे में चलिए हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। ऊपर में कुछ समथिंग होगा, डिमांड में चेंज हुआ ना, डिमांड यहाँ से लेकर डिमांड यहाँ आ, डिमांड में चेंजिंग हुआ है, ठीक, लेकिन प्राइस कॉन्स्टेंट है, तो प्राइस यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं, प्राइस जैसा कैसे। अब बताइए नीचे में ऊपर में समथिंग है, कुछ भी ऊपर में है, डिमांड में कुछ चेंजिंग हुआ है, इन भी नहीं चलता है, इस समथिंग कुछ भी, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर डिवाइड देंगे तो 0 से कुछ इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी कब आएंगे, यानी कि बहुत कुछ है, यानी कि इलास्टिसिटी है, 0 आता है यानी कुछ नहीं है, इन इलास्टिसिटी है। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखिए यहाँ पे है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमेशा किसको दिखाता है, इन्फिनिटी वाले को दिखाता है, और इन्फिनिटी में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इसको हाई इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, या फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी परफेक्टली इलास्टिक, हाई इलास्टिक तो 1 से ज़्यादा, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हाई इलास्टिक को बोलते हैं मोर देन 1, तो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए, इलास्टिक नहीं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बहुत कुछ है, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बहुत कुछ, इलास्टिक है, और 0 रहता तो इन इलास्टिक होता, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे 48 देख लेते हैं, 48 कहाँ चला गया,
चैप्टर पढ़ लेना, चैप्टर नहीं पढ़ेगा ना तो बहुत समझ में दिक्कत होगा। और जितना भी टॉपिक आ रही, ऐसा नहीं है कि मैं PDF में नहीं पढ़ाया या फिर चैप्टर में छोड़ दिया, 4 ही वीडियो में पढ़ाया हूँ, लेकिन एक एक टॉपिक को कवर कर दिया हूँ। अब पढ़ लेंगे अच्छा से ना तो खुद से बना लेंगे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द इलास्टिसिटी। एक चीज़ में कन्फ्यूजन वहाँ पर होता होगा, क्या बोलते हैं उसमें, कार्डिनल अप्रोच वाले, तो उसमें कुछ नहीं करना है, जितना मार्जिनल यूटिलिटी लेते हैं उसी से डिवाइड कर देना रहता है। मान लीजिए 1 रुपये में 1 यूटिलिटी है, 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 1 रुपये में 2 यूटिलिटी है, 2 से डिवाइड कर देंगे। इसमें डिवाइड करते हैं हम लोग, जो मार्जिनल यूटिलिटी आता है तो उसमें जो मनी का मान उसे डिवाइड करके बस प्राइस के बराबर कर लेना होता है। वहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो छोड़ दीजिए, आप उसको टेबल डायग्राम आएगा नहीं, बस याद रखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी बराबर प्राइस। वहाँ पर हमेशा जानते हैं स्टूडेंट कन्फ्यूजन होता है। मान लीजिए मार्जिनल मैंने माना, थोड़ा और समझा देते हैं कि 1 रुपया में मैंने 1 यूटिलिटी को मान लिया, ठीक है, 1 से डिवाइड देंगे। 1 रुपया में मैंने मारा कि 2 यूटिलिटी, 2 से डिवाइड देंगे, किस में, जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें 2 से 1 से डिवाइड देना होता है। ये मार्जिनल यूटिलिटी मनी है ना, तो मनी से डिवाइड तो वही तो प्राइस होता है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन मत रखिए, क्योंकि हमको भी वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसीलिए हम थोड़ा आप लोग को सोचते हैं कि शायद आप लोग को भी होगा, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं याद रखा तो याद रखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी बराबर प्राइस, क्योंकि प्राइस हमेशा कांस्टेंट होते हैं। ऊपर में मार्जिनल यूटिलिटी है, नीचे में जो प्राइस लेते हैं तो ये प्राइस तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बराबर प्राइस बोल रहे हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो हमेशा कांस्टेंट होता है, एक रहता है, एक मान के चलते हैं, या 2 जितना ही माने तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वैल्यू छोड़ देते हैं, कुछ नहीं, ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब 1 मान लीजिए, तो कांस्टेंट का मतलब 1 मान लेते हैं, तो 1 मान लेते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी बराबर प्राइस। ये भी डायरेक्ट रिलेशन याद रखिए, वहाँ पर अगर दिक्कत हो रही है तो टेबल डायग्राम नहीं, ठीक है, तो मत समझिए। और 2 क्या बोलते हैं, 2 यूनिट्स में तो आसान है, दोनों को प्राइस से डिवाइड करके जहाँ पर बराबर हो जाएंगे उसको मान लीजिएगा। तो थोड़ा बहुत PDF अगर दिक्कत भी होगा ना तो बाद में रिवीजन करवाएंगे, तो चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो रिवीजन करवाएंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी बस चैप्टर को जितना समझ में आया, मान ली 50% 80% जितना, उसको उतना ही रखिए, MCQ पढ़िए, उसके बाद दोबारा जब रिवीजन करेंगे ना या खुद से करिएगा तो बहुत ज़्यादा उसमें समझ में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब 48 पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा था। अब विच ऑफ द फॉलोइंग शो द इलास्टिसिटी लेस देन 1। लेस देन 1 कहने का मतलब कि किसका इलास्टिसिटी कम होंगे, तो नेसेसिटी गुड्स का, कंफर्टेबल गुड्स का, लग्जरी, ऑल ऑफ दिस। देखिए इसका कम होंगे। नेसेसिटी ऑफ गुड्स में हम बोले हैं कि प्राइस बढ़ने घटने से इस पर डिमांड पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मान लीजिए सबसे एग्जाम्पल नमक है, तो नमक हमको प्राइस से क्या मतलब है, प्राइस बढ़े या घटे जितना कंजप्शन करते उतना ही करेंगे। यानी कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ पर जो भी गुड्स होते हैं, नमक हो गए, दवा हो गए, तो ये सब पे यहाँ पे काम नहीं करता है। चलिए ठीक है, गुड सही है। विद इन द मेथड क्या है, विथ विच मेथड, किस मेथड के अनुसार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर, कैसे उसको मेजर किया जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कितना खर्च हुआ, परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड, या फिर पॉइंट मेथड, या भी इसको क्या बोलते हैं पॉइंट मेथड को, एक ही पॉइंट, इसको एक और नाम क्या तो मैं भूल रहा हूँ। ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस होंगे यहाँ पर, ऑल ऑफ दिस होंगे, लोअर सेगमेंट या अपर सेगमेंट इसी में आता है सेगमेंट वाले, तो ठीक है ऑल ऑफ दिस। चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज शोन बाय, कैसे उसको दिखाया जाता है, चेंज इन थी क्वांटिटी, नीचे में क्वांटिटी थी, यहाँ पे गलत देखना होगा, ऊपर में तो हम लोग क्वांटिटी देख लेते हैं। मान लीजिए चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर लेते हैं, या फिर चेंज इन प्राइस भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटू में होता है ना, यहाँ पे इंटू कहीं दिया नहीं है, नॉन ऑफ दीज होंगे, इंटू कहीं नहीं दिया। इंटू में क्या होते हैं कि यहाँ पे प्राइस होते हैं और नीचे में चेंज इन प्राइस होते हैं। ऐसा फार्मूला कहीं पे है, ऐसा फार्मूला कहीं पर नहीं, नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ए दिया है। ए कैसे होंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन, कहाँ पे क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा होना चाहिए, प्राइस में चेंज कम, ऐसे नहीं होता है, ये गलत आंसर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे नॉन ऑफ दीज होंगे, ठीक है। चलिए PDF बहुत गलत भी दिया रहता है ना, तो PDF का हम लोग टेंशन नहीं रखना, कुछ गलत दिया रहता है तो उसको देख लेना होता है, या कुछ नेट वगैरह, मान लीजिए साइंटिस्ट का नाम वगैरह रहता है तो उसमें नेट वगैरह भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि PDF का थीम मत रहिए, आपको लिखिए, याद करिए उसको। चलिए व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखिए इसको मैं न्यूमेरिकल को जब न्यूमेरिकल बताया था ना उसमें बता दिया हूँ। उसमें देखिए यहाँ पे -2.5 आया है, यानी कि मैंने फार्मूला में माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ, ठीक है, डायरेक्ट बना दिया, माइनस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आता है, निगेटिव साइन इंडिकेट द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो नॉन ऑफ दीज मत मार दीजिएगा, निगेटिव में भी है तो सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी -2.5 भी चल सकते हैं, दोनों रहेंगे माइनस प्लस, तो प्लस वाला दिखाना होगा क्योंकि हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं। यहाँ पे निगेटिव, उसको निगेटिव नहीं दिखा रहा, निगेटिव रिलेशन को, तो वहाँ PDF क्या बोलते हैं, जब न्यूमेरिकल में बताया हूँ तो वहाँ पर इसको समझा दिया हूँ। हु प्रोपाउंडेड द परसेंटेज, और क्या है प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड, इसके प्रचारक कौन है, बताने वाले कौन थे, तो इस परसेंटेज यानी प्रोपोर्शनेट मेथड ना, तो इसका शायद हिक्स थे ना, देख लेते हैं क्या दिया है आंसर, फ्लक्स नहीं, हिक्स है,
ठीक है ना, इसका याद रखिए, हिग्स गलत दिया है, ठीक है, सब गलत देता है। देखिए साइंटिस्ट का नाम, इसको गूगल वगैरह भी सर्च कर सकते हैं। चलिए अभी जो या बुक हो तो बुक में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन इसे प्रभावित करता है, नेचर ऑफ गुड्स या फिर प्राइस लेवल, इनकम लेवल, हर एक चीज़ को डिवाइड करेगा, ऑल ऑफ दीज होंगे, ठीक है ना, प्राइस इलास्टिसिटी को सबको डिवाइड करता है। चलिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी या अनमांड ये क्या ऐसा वर्ड आ गया, डिमांड होगा ना, डिमांड वही तो बोल रहे हैं, डिमांड हैज, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने होंगे, 3 होते हैं, 4 5 होते हैं ना, 5 होना चाहिए, देख सकते हैं आंसर कितना है, 5 है, 5 होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, हाई इलास्टिक, लो इलास्टिक या फिर यूनिटी इलास्टिक। चलिए 55 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी इज, क्या होते हैं किसके लिए, नेसेसिटी ऑफ गुड्स के लिए, नेसेसिटी ऑफ गुड्स के लिए 0 मान लीजिए, जिस पे कोई इलास्टिसिटी यहाँ पे प्रभावित नहीं होती, क्योंकि उसका ग्राफ ही बनता है ना कुछ इस प्रकार, देखिए यहाँ पे उसका ग्राफ ऐसे बनते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मान लिया आपके पास पैसा कम है तो कुछ कम यूज कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ता है, उसके बाद फिर कॉन्स्टेंट हो जाता है, कोई असर नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि मान लिया आप खर्च कर रहे हैं, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना, नमक आपको मतलब 2 चम्मच खाना है, पैसा नहीं, आप 1 चम्मच खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पैसा आने के साथ थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर कितने भी पैसा बढ़े आपका नमक खाने का सीमा नहीं बढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसे बनते हैं, तो यहाँ पे 0 होंगे, ठीक है ना, तो 0 लेके चलते हैं। 56 देख लीजिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स क्या होता है, चेंज इन ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, चेंज इन रियल इनकम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। चलिए ठीक है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड में चेंजिंग होते हैं। चलिए 30 कितना 57 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आप लोग इतना MCQ दे दिए ना, इतना पढ़ लीजिए ना, एक भी बाहर नहीं आएगा, इतना MCQ समझ रहे चैप्टर से, और अभी और देने के लिए बोल ही रहे हैं कि एग्जामिनेशन जब आएंगे तो उसमें और देंगे, टेंशन लेना ही नहीं है, और साथ ही साथ चैप्टर जो पढ़ाएं उसको भी रिवीजन करवा देंगे, क्योंकि इनर भी कहीं से देता है छूटेगा नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा MCQ है, फिर मॉडल सेट आएंगे, टेंशन लेना नहीं है, बस इस चैनल से जुड़ जाना है, और थोड़ा सा हमको सपोर्ट करना है कि ना भैया सपोर्ट में है, आप हमको सपोर्ट दिखा दीजिए, ठीक है। चलिए द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, क्या दिखा था मिड पॉइंट पे, तो वहाँ पे यूनिटी होगा, यूनिटी यहाँ पे यूनिटी है, देखिए डिमांड कर पे, यहाँ पे डिमांड कर पे, यहाँ क्या बोले मिड पॉइंट पे है ना, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी, यहाँ पे हाई इलास्टिसिटी, लो इलास्टिसिटी, यहाँ पे परफेक्टली क्या होते हैं इलास्टिक, यहाँ पे इन इलास्टिक 0 है ना, लोअर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट 0, ठीक है ना, अब लोअर सेगमेंट में अपर सेगमेंट, ऊपर में 0, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में 0, और लोअर सेगमेंट में अपर सेगमेंट कुछ है, तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन इलास्टिक, ठीक है, तो सब चैप्टर पढ़ाया हुआ, लेकिन बीच रहेंगे तो यूनिटी है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है 58, यहाँ पर एक और आपको बताते हैं इलास्टिक कहाँ पे, इन इलास्टिक कहाँ पे होगा, देखिए ऐसे है, ठीक है ऐसे है, लोअर सेगमेंट यहाँ पे 0 रखते हैं, तो लोअर सेगमेंट ऊपर 0, नीचे में कुछ है, नीचे में तो बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ मान लीजिए, बहुत कुछ हम ले लेते हैं, बहुत कुछ इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी ले लिए या कुछ ले लिए, कुछ भी है तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे हमें 8 4 12 कुछ भी लेना है, जो भी लेना ले लीजिए, इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी कब आते हैं, यानी कि इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, तो यहाँ पे रहेंगे तो परफेक्ट इलास्टिक, यहाँ पे परफेक्ट इन इलास्टिक, यहाँ पे यूनिटी, यहाँ पे मोर देन 1 या फिर क्या बोलते हैं हाई इलास्टिक, यहाँ पे लो इलास्टिक, ठीक है। चलिए हाई इलास्टिक एक और क्या बोलते हैं, हाई, हाँ ठीक है वही, चलिए ठीक है, एक से ज़्यादा। यहाँ पर देखिए 58, देखिए 58 में क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड, वीडियो कितना बड़ा होगा 23, चलिए ठीक है, आधा घंटा का तो वीडियो हम लोग बनाते हैं। चलिए 58, क्योंकि समझ के बनाना है ना, इसका आंसर दिख रहा है क्या, पहले समझ लेंगे उसके बाद आंसर देखेंगे। इफ़ द डिमांड फॉर द गुड्स चेंज बाय 60% ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस 40%, द प्राइस इलास्टिसिटी क्या होंगे, तो प्राइस को नीचे रखना है और डिमांड को ऊपर रखना है, कि 60/40, अब इसको काट दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, डिवाइड दीजिएगा तो क्या आएंगे, यहाँ पर डिवाइड दीजिएगा तो माइनस में रखने देखिए इन्वर्स रहता है, तो 1 कितना देंगे 1.5 आएंगे, ठीक है, डिवाइड दीजिएगा 1.5, लेकिन हमेशा निगेटिव रिलेशन देखा था माइनस में कि इन्वर्स रिलेशन ना, तो -1.5, ठीक है, तो -1.5 करेक्ट है, क्योंकि माइनस यहाँ पे निगेटिव नहीं दिखा रहा है, माइनस इन्वर्स रिलेशन को दिखा रहा है, ठीक है। चेंज इन प्राइस, ये भी मान लीजिए हमेशा ये भी पूछता है, ठीक है ना, एक अगर MCQ है तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, तो प्राइस को हमेशा नीचे में रख के कैलकुलेट कर देते हैं। चेंज इन परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज नहीं रहेगा तो उसमें थोड़ा सोचना होता है, ठीक है। चलिए 59, फॉर द लग्जरियस गुड्स द डिमांड क्या होंगे, लग्जरियस के लिए इन इलास्टिक, इलास्टिक, हाई इलास्टिक या परफेक्ट इलास्टिक, तो लग्जरियस वस्तु पूरा बहुत अच्छे हैं, तो सुख सुविधा हमको दे रहा है, तो प्राइस बढ़ते हैं तो उसका डिमांड तो हम लोग घटाएंगे, लेकिन नहीं, मेरा इनकम वगैरह बढ़ते हैं ना, तो उसमें हम लोग डिमांड यानी कि हाई इलास्टिक इसका देखने को मिलता है,
देख लो, तो इसके आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हाई इलास्टिक। चलिए ठीक है, क्योंकि इनकम मेरे पास बढ़ते हैं ना, तो लग्जरियस गुड हम लोग ज़्यादा खरीदने के लिए खोजते हैं, ठीक है ना। हाई इलास्टिक डिमांड, पैसे वगैरह भी है तो थोड़ा सा सोचते हैं। हाई इलास्टिक करने का मतलब क्या, प्राइस में जितना चेंजिंग हुआ डिमांड में उसी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा चेंजिंग होना चाहिए, तो हाई इलास्टिक होंगे। हाई इलास्टिक में क्या, ऊपर में मान लीजिए जी, ऊपर में 8 है डिमांड में, प्राइस में चेंजिंग 4, प्राइस में चेंजिंग कम भी आता है ना तो डिमांड में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि लग्जरियस गुड होती है, इसको सुविधा हम लोग को मिलता है थोड़ा सा। मान लो कूलर है, फ्रिज है, तो ये सब क्या होता है, ये सब के लिए हाई इलास्टिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि लग्जरियस गुड है, सुविधा हम लोग को आराम देता है जीवन जीने में, ठीक है ना। तो हम लोग उतना टेंशन नहीं लेते हैं कि प्राइस कम बढ़ रहा है ज़्यादा बढ़ रहा है, जो भी हमारा सुविधा में होता है तो उसको खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो हाई इलास्टिक होते हैं। मान लो फ्रिज का दाम थोड़ा सा बढ़ भी गया ना, या थोड़ा सा घट भी गया, तो हम लोग उतना टेंशन नहीं लेते हैं, हम लोग खरीद लेते हैं कि नहीं मेरा सुविधा में है, मेरे अंदर में। तो याद रखिए कि लग्जरियस गुड में हाई इलास्टिक होता है, ठीक है। 60 नंबर 60 क्वेश्चन समझ रहे हैं कितना हो गया। इतना तो स्कूल कॉलेज भी नहीं करवा रहे हैं सर लोग, वहाँ तो शायद करवाते भी नहीं होंगे, केवल पढ़ाते रहेंगे, पता नहीं क्या, ठीक है। चलिए, और एक चीज़, फिजिक्स के लिए 2 लड़के बोल रहे थे, तो कुछ लड़के अगर और रेडी रहिएगा तो फिजिक्स भी मैं स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। बाकी देखते हैं आप लोग जैसा जो बोलिएगा। चलिए, फॉर एनी स्टेटमेंट, 1 सेकेंड, अगर कहीं से पढ़ रहे होंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो दिक्कत अगर होगा तो बोलिएगा, उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एनी स्टेटमेंट अबाउट द डिमांड फॉर ए गुड्स इज क्या है, कंसाइडेड कम्प्लीटली ओनली फॉर, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ दिया। एनी स्टेटमेंट अबाउट द डिमांड फॉर ए गुड्स इज कंसाइडेड कंप्लीट ओनली व्हेन द फॉलोइंग इज एंड आर इज मेंशन्ड। यानी डिमांड के लिए कौन स्टेटमेंट, प्राइस ऑफ ए गुड्स, क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स, टाइम पीरियड, ऑल ऑफ दिस। डिमांड के लिए मतलब समझिए कि सारा को सोचा जाता है, कंसाइडेड विचार किया जाता है, यानी ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। प्राइस ऑफ ए गुड्स, क्या क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं समझ पाया, 1 सेकंड। बोला नहीं, कोई भी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट अबाउट डिमांड के लिए ये कंसाइडेड टू बी कंप्लीट, कोई भी स्टेटमेंट कंप्लीट कब होगा, डिमांड के संदर्भ में, व्हेन द फॉलोइंग इज, जब प्राइस रहेगा निर्धारित, या प्राइस कम बेसी, प्राइस के अनुसार ही डिमांड पे सारा कंप्लीट हम लोग का यहाँ पे आंसर वगैरह आते हैं, यानी कि ठीक है, यहाँ प्राइस यानी कि सही मार लीजिएगा। चलिए ठीक है। 36 देखिए, जो आगे मैं समझाना चाहता था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है ना। प्राइस मतलब प्राइस यूटिलिटी ऑफ एक्स, यही इसी को हम बोलते हैं ना कि प्राइस के रूप में दिखाता है। यहाँ पे देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, क्या बोल रहे हैं हम, एक्स बराबर, यहाँ पर प्राइस रहता है, प्राइस ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगा। तो इसको आप यहाँ भी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे पी यू एक्स कहने का मतलब वही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एम, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं प्राइस ऑफ एक्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा 1 होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर प्राइस होता है, क्योंकि वह इसको खाली हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो कांस्टेंट का वैल्यू 1, इसके बराबर प्राइस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यानी प्राइस ऑफ एक्स, यानी वही बोल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी मनी बराबर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस, ठीक है। दोनों बराबर होना चाहिए। ये प्राइस मैंने मनी को दिखा रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी को दिखा रहा है, तो क्वांटिटी का मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का मार्जिनल यूटिलिटी दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ये करेक्ट है। 62 देखिए, 62 देख लीजिए थोड़ा सा, वहाँ देखिए 1 सेकंड और बताते हैं। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि प्राइस इसी को बोल रहे हैं, यहाँ पे उसी को लिखा हुआ है, बराबर प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को 1 मानते हैं कांस्टेंट, तो दोनों बराबर होगा ना। तो यहाँ पर जो दिया है ना, ये प्राइस के रूप में होता है, मनी के रूप में होता है, ठीक है ना। और प्राइस के बराबर मनी का रूप में देखिए, यहाँ पे नीचे में रहता है, हम लोग इसको बराबर कर दिए, ये नीचे में है तो मनी से डिवाइड करें तो मनी के बराबर होगा। तो मनी के बराबर जब मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो मनी के बराबर देखते हैं कि कहाँ पे प्राइस के बराबर हो रहे हैं, जहाँ पे दोनों बराबर होगा तो उसी पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है। बात को समझ गए, चलिए ठीक है। मार्शल हैज गिवन द लॉ ऑफ, मैंने 1 मान के माना है तो 1 से 1 हो गया, ठीक है ना। कोई 2 तो 2 से डिवाइड देगा, चलिए ठीक है, जिसको जैसे। चलिए याद रखिएगा स्टेटमेंट, अगर नहीं इसमें हमको तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ, समझिए थोड़ा ये बात को। मार्शल हैज गिवन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मार्शल किसके लिए दिए थे, रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड मनी इन रिलेशन टू बोथ। तो मार्शल दिए थे आपको, मार्शल हैज गिवन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो रिलेटेड टू गुड्स बोले थे कि गुड्स का कंजप्शन करते हैं तो घटते जाता है ना, इक्वी मार्जिनल रिलेटेड टू गुड्स, ठीक है ना, गुड्स से जहाँ बराबर होते हैं, तो उसी में मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स के लिए देखा जाता है। चलिए, हाउ मेनी ट्रेमेंडस कर्व कैन टच द बजट लाइन, बजट लाइन को कितने कर्व को टच करते हैं, डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जी नहीं, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी ट्रेमेंडस कर्व कैन टच द बजट लाइन, देखिए यहाँ पर ये बजट लाइन होगा, तो यहाँ पर जो जहाँ पे टच करता है इक्विलिब्रियम वाला, तो एक ही कर्व टच करता है,
ठीक है ना, बहुत रहते हैं लेकिन कर्व एक करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आंसर हमें ए होना चाहिए। चलिए ठीक है। 64 इंडिफरेंस कर्व वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, बाय किनके द्वारा, इनके ईडर क्या है, ईडवर्थ थे जो इंडिफरेंस कर्व को फर्स्ट बार यूज किए थे। चलिए ठीक है। 65 देख लीजिए क्या बोला, एनी स्टेटमेंट अबाउट द डिमांड ऑफ क्या ऑब्जेक्ट इज कंसाइडर्ड कंप्लीट व्हेन इट्स मेंशन इज, एक सेकंड, चलिए क्या बोल रहे थे, एनी स्टेटमेंट अबाउट द डिमांड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसाइडर्ड कंप्लीट व्हेन इट्स मेंशन, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। 65 में रिपीट है, प्राइस ऑफ ए गुड्स होंगे, तो यहाँ पर रिपीट है ऑल ऑफ दिस, प्राइस ऑफ ए गुड्स, डिमांड ऑफ ए गुड्स, टाइम पीरियड ऑफ ए गुड्स, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ नहीं प्राइस ऑफ ए गुड्स होंगे ना, डिमांड ऑफ ए गुड्स, क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पर, पिछले क्वेश्चन का रिपीट है। तो स्टेटमेंट कंप्लीट कब होंगे, डिमांड ऑफ ए गुड्स, प्राइस ऑफ ए गुड्स, मेंशन कंसाइडर्ड कंप्लीट, एनी स्टेटमेंट अबाउट द डिमांड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंसाइडर्ड कंप्लीट, कब प्राइस ऑफ गुड्स वहाँ पर दिखा है, यहाँ पर ऑल ऑफ दिस दिखा है, टाइम पीरियड। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन थोड़ा सा, ऑल ऑफ दिस होंगे, वहाँ पर मैंने ऑल ऑफ दिस किया था लेकिन आंसर में दे दिया था प्राइस, तो प्राइस पे लेकर चल, ऑल ऑफ दिस ही होंगे सभी कुछ। जब देखते हैं उसके बाद डिमांड ऑफ ए गुड्स, प्राइस ऑफ ए गुड्स, ठीक है ना, टाइम पीरियड कितना, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे ठीक है करेक्ट, उसमें भी ऑल ऑफ दिस होंगे। कहीं पीछे में था क्वेश्चन तो वहाँ पर भी ऑल ऑफ दिस, देखिए यहाँ पर भी कंप्लीट ओनली ऑल ऑफ दिस, यहाँ पर टिक मरवाए थे लेकिन फिर भी टाइम पीरियड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ऑल ऑफ दिस, यहाँ पर भी टिक गलत है, ठीक। चलिए कंप्लीट तभी होंगे जब सारा चीज़ मेंशन रहेंगे। 64 हो गया, 65 भी होगा, 66 देख लेते हैं, 66 कहाँ चली, कितना बड़ा वीडियो बनेंगे, वीडियो आधा घंटा का होगा ना, देखते हैं कितना और क्वेश्चन है, बस एक या दो क्वेश्चन है बस, उसके बाद ऑब्जेक्ट एमसीक्यू में खत्म हो जाते हैं। चलिए 66 देख लेते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस गुड्स एक्स फैल लीडिंग टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड्स बाय द गुड्स, देखिए एक का प्राइस घट रहा है तो दूसरा का डिमांड बढ़ रहा है, तो कौन गुड्स होंगे, इन्वर्स रिलेशन है तो दोनों कंप्लीमेंट्री गुड्स होंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 67 का आंसर भी दिख गया, चलिए समझ में नहीं आया होगा, क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द आउटले मेथड द डिमांड ऑफ ए गुड्स क्या है, सीन इन इलास्टिक, प्राइस विल बी फैल क्या है विथ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गुड्स, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीज, मनी स्पेंड, एक्सपेंडिचर, क्या बोलते हैं इसको हम समझ में, थोड़ा सा वीडियो बड़े हो रहे हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेज द मनी स्पेंड डिक्रीजेज, कौन से गुड्स में, आउटले मेथड में, आउटले मेथड में कहने का मतलब व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स, इसको समझा देते हैं ना, देखिए आउटले मेथड यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की बात बोल रहा है। पहला क्या हो रहा है, प्राइस फैल विथ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ स्पेंड, यानी कि प्राइस घट जाएगा जब अमाउंट ऑफ स्पेंड ज़्यादा करते हैं, या प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेज मनी स्पेंड डिक्रीजेज, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड रिमेन सेम द प्राइस फैल, ऐसा होगा नहीं, एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्राइस, ऐसा होगा नहीं, इसमें वही ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना, व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड्स डिक्रीजेज, जब प्राइस उसे घटते हैं तो मनी स्पेंड डिक्रीजेज हो जाता है, किसमें, आउटले मेथड में, और प्राइस इंक्रीज तो मनी इंक्रीज, प्राइस अगर कांस्टेंट तो उसमें क्या बोलते हैं, उसका डिमांड भी कांस्टेंट आता है, तीन उसमें कंडीशन हम लोग देखे थे, तो यहाँ पे जब प्राइस घटेंगे तो डिमांड भी घट जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक, यहाँ पे और प्राइस इंक्रीज तो डिमांड भी इंक्रीज, तो ऐसा कहीं पे दिया नहीं कि प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, वैसा कहीं पे दिया नहीं है, नहीं दिया ऑप्शन में, प्राइस विल फैल दिया तो इंक्रीज, चलिए ठीक है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन को देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में, अगर चेंज नहीं होता तो कांस्टेंट रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को आंसर में, कंज्यूमर इज क्या है, कंज्यूमर इज बीइंग रेशनल, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी भरा सकता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बस जो भरा रहा है उसको देखते चलते याद करते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़े बड़े। इफ द प्राइस ऑफ ए सब्सिडाइज्ड गुड्स इंक्रीज देन डिमांड कर्व शिफ्ट क्या होंगे, राइट शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, मैं समझा नहीं रहा हूँ। गोसेन प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, याद रखें, फिल इन द ब्लैंक्स याद किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द मार्शल यूटिलिटी मेजर्स इन द टर्म ऑफ मनी के टर्म में, ठीक है, एंड इंडिफरेंस कर्व गिव द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्या इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इंडिफरेंस कर्व जितना भी देता है समान लेवल का सेटिस्फेक्शन। कार एंड पेट्रोल क्या होता है, सब्स्टिट्यूट नहीं, कार एंड पेट्रोल कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, गलत आंसर है, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर ही गलत है, कार एंड पेट्रोल क्या है, एक प्रकार के कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, करेक्ट है। यूटिलिटी इन क्या इंटेंसिव कंजप्शन, ट्रू है। चलिए प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ द टू गुड्स मेजर इन द स्लोप ऑफ बजट लाइन, ट्रू है। डिमांड कर्व इज जनरली निगेटिव, फॉल्स, डिमांड कर्व इज जनरली निगेटिव स्लोप, ठीक है, डिमांड कर्व तो फॉल्स कैसे दे दिए, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, निगेटिव स्लोप नहीं होता, डाउनवर्ड स्लोप होता है, निगेटिव तब ना होगा, निगेटिव तो इसके बाद ना, इधर नहीं ना आता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। चलिए अब बजट सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स दैट ए कंज्यूमर परचेज फ्रॉम द इनकम एट द मार्केट प्राइस, एकदम ठीक है। बजट सेट क्या होता है, जितने बंडल उसका कलेक्शन होते हैं, बंडल क्या होता है, गुड्स का, दो भी गुड्स का कम्बाइनेशन, ट्रू है। चलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन द ऑब्जेक्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू, ट्रू है, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन द क्लोजली, चलिए ठीक है।
फिर इन द ब्लैंक्स देखिए क्या क्या मैचिंग क्या क्या है। इन इलास्टिक क्या है, इन इलास्टिक डिमांड फॉर द नेसेसिटी और क्या इसेंशियल गुड्स के लिए, इन इलास्टिक नेसेसरी ऑफ गुड्स के लिए। क्या सब्सिट्यूट क्या क्रॉस डिमांड होगा। मार्शल क्या है, यूटिलिटी दिए थे। इंडिफरेंस कर्व क्या है, डज नॉट क्या टच ईच अदर। ला ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि क्वेश्चन का सेकंड ला है। तो ये सब पढ़े हैं, तो जो बस वीडियो बड़े बन रहे थे इसलिए मैं स्पीड में खत्म कर दिया। बाकी सब आपको पढ़ के देखिएगा, कोशिश करिएगा, सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। और चैनल पर नए होंगे, आप लोग के लिए इतना मेहनत हो रहा है, एक लाइन एक वर्ड को इतना MCQ दे रहा हूँ, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्त, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए काम करता रहूँ। ठीक है, तो थैंक्स मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।